गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम समास की चर्चा करेंगे कि समास क्या है। आइए जानें। समास समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि। आइए इसकी परिभाषा जानें। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि समास क्या है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, सभी का प्रिय सर्वप्रिय, तो यहाँ पर समास का विग्रह किया है। अगला है गंगा का जल गंगा जल, तो यहाँ भी समास का विग्रह किया है। बच्चों, समास करने से पहले सबसे पहले हम जान लें कि समस्त पद होता क्या है। समास बनाने में दो या दो से अधिक पद होते हैं। इन पदों का मेल करने से जो नए पद बनते हैं इन्हें समस्त पद कहते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है राजा रानी, तो राजा रानी में जो राजा है, सबसे पहले जो राजा है वो क्या है, पूर्व पद है, तथा रानी उत्तर पद है। कई बार बच्चों आपको पता नहीं होता है कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। बच्चों, राजा रानी में जो राजा है वो पूर्व पद मतलब जो पहले का पद है, ठीक है, जो पहले आता है, और उत्तर पद रानी जो बाद में आता है, तो उसे बोलते हैं हम उत्तर पद। बच्चों, आप समझ गए होंगे कि समास बनाने में जो पद होते हैं उनमें जो प्रथम पद होता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पूर्व पद, तथा द्वितीय पद को बोलते हैं हम उत्तर पद। इन्हें समासिक पद भी कहा जाता है। बच्चों, उदाहरण से समझिए कि समस्त पद है क्या। अब देखो, राजा और रानी का समास राजा रानी है, अतः जो राजा रानी है वो क्या है, समस्त पद है, पूरा का पूरा ही पद है। तो हम समास का विग्रह करते हैं किस प्रकार से। अब हम समस्त पद का विग्रह करेंगे। समस्त पद आप जान गए होंगे, जैसे कानो कान, जो भी लिखा है, जो भी शब्द है वो क्या है, पूरा का पूरा समस्त पद। अब हम जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, कान ही कान में। आइए बच्चों, अब समास के भेदों की चर्चा करें। समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। आइए एक एक करके सभी की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करें अव्ययभाव समास की। आइए समास के पहले भेद अव्ययभाव की चर्चा करें। ऐसे शब्दों का मेल जिसका पूर्व शब्द प्रधान हो तथा अव्यय हो, तथा दोनों शब्द मिलकर क्रिया विशेषण अव्यय का काम करे, उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। बच्चों, मैंने आपको पहले भी समझा दिया है कि अव्यय क्या होते हैं। अव्यय होते हैं जो परिवर्तित नहीं होते हैं, वैसे के वैसे ही रहते हैं। और क्रिया विशेषण क्या है, जो कि क्रिया की विशेषता को बताते हैं। बच्चों, अव्ययभाव समास को पहचानने की ट्रिक है। इस समास की पहचान के लिए हमें देखना होगा कि अव्ययभाव समास में पहला शब्द हमेशा अव्यय होता है, ठीक है, और इस अव्यय के रूप में प्रति, आ, यथा, उप, बे आदि शब्द आते हैं। जैसे यहाँ पर अव्ययभाव समास का उदाहरण है, जैसे यहाँ पर समस्त पद का विग्रह किया है, जैसे रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, हर रोज, रोज रोज। तो इसमें क्या है, पहला पद क्या है, प्रधान है, और बाकी जो पद यहाँ पर दिए गए हैं वो किसका काम कर रहे हैं, क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। तो ये अव्ययभाव समास है। बच्चों, अव्ययभाव समास को पहचानने का एक और तरीका है कि क्या बोला गया है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें ये अव्यय नहीं आते। हम पहले बात कर रहे थे कि इसमें अव्यय आते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि सभी में अव्यय आते हैं, ठीक है। तो उनकी पहचान करने के लिए ये देखना होता है कि वही शब्द 2 बार लगातार आते हैं, ठीक है। इसमें जो शब्द है वो 2 बार आते हैं। कैसे, एक ही शब्द,
जैसे यहाँ पर गांव गांव 2 बार आया है, हाथों हाथ 2 बार रिपीट हुआ है, तो इससे हम पता कर लेंगे कि ये कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। तो इसी प्रकार हम दोनों प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि ये अव्ययभाव समास है। आइए समास के अगले भेद, सेकंड भेद, तत्पुरुष समास की चर्चा करें। बच्चों, तत्पुरुष का शाब्दिक अर्थ है तत्, वह, पुरुष, आदमी, वह मतलब दूसरा आदमी। इस प्रकार तत्पुरुष शब्द अपना एक अच्छा उदाहरण है। इसी आधार पर इसका नाम यह पड़ा, क्योंकि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है। इस प्रकार जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच प्रथम कर्ता तथा अंतिम संबोधन कारक के अतिरिक्त शेष किसी भी कारक की विभक्ति का लोप पाया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उत्तर पद क्या है, मैंने आपको बताया कि बाद वाला पद और पूर्व पद पहले का पद, ठीक है। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दूसरा जो पद होता है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह का भी लोप होता है। तत्पुरुष समास के उदाहरण जैसे यहाँ पर मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, काल को जीतने वाला कालजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती, मांस को खाने वाला मांसाहारी। बच्चों, तत्पुरुष समास की पहचान, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, मूर्तिकार मूर्ति को बनाने वाला, कालजयी काल को जीतने वाला, राजद्रोही राजा को धोखा देने वाला, आत्मघाती खुद को मारने वाला, मांसाहारी मांस को खाने वाला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि जो उत्तर पद है वो प्रधान है, कार, जयी, द्रोही, घाती और हारी। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं कारक चिन्हों के अनुसार। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संपदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। आइए एक एक करके इनकी चर्चा करें। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। यह समास को चिन्ह के लोप से बनता है। जैसे अब को का लोप होता है, जैसे ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। अब ग्राम को गया हुआ तो ग्रामगत हुआ, तो को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ। जैसे यश को प्राप्त, यश प्राप्त, तो को का लोप हुआ। स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्गगत, अब यहाँ से क्या हुआ, को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ। ग्रंथ को लिखने वाला, तो यहाँ पर भी क्या बना, ये ग्रंथकार, को विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ। बच्चों, जब समास का विग्रह किया जाता है तब इनके बीच में से को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, अतः ये उदाहरण कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। तत्पुरुष समास का अगला भेद है करण तत्पुरुष समास। यह समास 2 कारक चिन्हों से और के द्वारा के लोप से बनता है। जैसे करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण, तो से विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ। शोक से आकुल, शोकाकुल, से विभक्ति चिन्ह का लोप। वाल्मीकि रचित, वाल्मीकि द्वारा रचित, अब द्वारा का लोप हुआ। शोक से आतुर, से विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ, शोकातुर। बच्चों, दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौण है। जब इनका समास विग्रह किया जाता है तब इनके बीच से या के द्वारा योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, अतः ये उदाहरण करण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। तत्पुरुष समास का तीसरा भेद है संप्रदान तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, डाक के लिए घाड़ी, डाक गाड़ी, रसोई के लिए घर, रसोई घर, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, देश के लिए अर्पण, देशार्पण। तो यहाँ से के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। जब इनका समास विग्रह किया जाता है तब इनके बीच में के लिए योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, अतः यह उदाहरण संप्रदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। तत्पुरुष समास का चौथा भेद है
अपादान तत्पुरुष समास। इस समास में अपादान कारक के चिन्ह से का लोप हो जाता है, जैसे ऋण से मुक्त ऋण मुक्त, धन से हीन धनहीन, गुण से हीन गुणहीन, विद्या से रहित विद्या रहित। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। जब इनका समास विग्रह किया जाता है तब इनके बीच में से का लोप हो जाता है। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे? अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। अगला है पांचवा संबंध तत्पुरुष समास। संबंध कारक के चिन्ह का के व की का लोप होता है, वहाँ संबंध तत्पुरुष समास होता है। जैसे भू का दान भूदान, राष्ट्र का गौरव राष्ट्र गौरव, राजा की सभा राजसभा, जल की धारा जलधारा, भारत का रतन भारत रतन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि का के की विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, अतः ये जो उदाहरण है वो संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। वैसे ही तत्पुरुष समास का छठा भेद है लास्ट, अधिकरण तत्पुरुष समास। इस समास में कारक चिन्ह में और पर का लोप होता है। जैसे गृह में प्रवेश गृह प्रवेश, पर्वत पर आरोहण पर्वतारोहण, ग्राम में वास ग्रामवास, आप पर बीती आप बीती। तो यहाँ पर में पर विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, तो ये किस समास के अंतर्गत आएंगे? अधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे। अगला है कर्मधारय समास। ये समास का तीसरा भेद है। आइए इसकी चर्चा करें। कर्मधारय समास जिस समास के दोनों पदों के बीच विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध हो और दोनों पदों में एक ही कारक कर्ता कारक की विभक्ति आए उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अथवा पूर्व पद एवं उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है, जिसमें कि तुलना की जाती है किसी के साथ। कर्मधारय समास के यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पीताम्बर, पित है जो अंबर, तो पीताम्बर में आप देख रहे हैं कि वस्त्र के पीले होने की विशेषता बताई जा रही है। वैसे ही महात्मा महान है जो आत्मा, तो यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि जो महात्मा है वो महान है। अगला है लाल मणि, लाल है जो मणि, तो लाल मणि में मणि के लाल होने की विशेषता बताई जा रही है। महादेव, महान है जो देव, तो देव जो देव हैं उनकी विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसे हैं, महान है। बच्चों, दिए गए उदाहरणों में जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूर्व पद तथा उत्तर पद की या तो विशेषता बता रहा है या फिर दोनों पदों में उपमेय एवं उपमान का संबंध है। कर्मधारय समास का अन्य उदाहरण है जैसे देहलता, देह रूपी लता। जैसे देहलता में आप देख सकते हैं कि लता की देह के साथ समानता दिखाई जा रही है। अगला है नवयुवक, नव है जो युवक। अब जो नव जो पहला पद है पूर्व पद है वो युवक उत्तर पद की विशेषता बता रहा है, ठीक है, नव है जो युवक। वैसे ही कमल नयन है, कमल के समान नयन, तो कमल नयन में नयनों की कमल के समान होने की बात कही जा रही है, अतः इन शब्दों में उपमान उपमेय होने का संबंध हुआ है। अब हम नवयुवक का उदाहरण देखते हैं कि नव है जो युवक एवं जो नील कमल है, ठीक है, तो नील कमल अर्थात नीला है जो कमल, तो इसमें पूर्व पद उत्तर पद की विशेषता बताने का काम कर रहा है। हम जानते हैं कि जब ऐसा होता है तब वहाँ कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास होता है। तो आपने समझना है कि कर्मधारय समास में है जो के समान आता है। अगला है द्विगु समास, समास का चौथा भेद। आइए इसकी चर्चा करें। द्विगु समास जहाँ उत्तर पद प्रधान हो तथा एक शब्द विशेषण तथा दूसरा विशेष्य होता है, किंतु कर्मधारय से इतना अंतर होता है कि इसमें विशेषण शब्द जो होता है वो क्या होता है, संख्यावाचक होता है, इसे द्विगु समास कहते हैं। या जिस समास में पहला पद संख्यावाचक गिनती बताने वाला हो, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य संबंध हो और समस्त समूह या समाहार का ज्ञान कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। या जिस शब्द में पहला शब्द संख्या का आए वह हमेशा क्या होता है, वहाँ पर क्या होता है, द्विगु समास होता है। आपने ध्यान रखना है ये द्विगु समास का यहाँ पर उदाहरण दिया है। समस्त पद और विग्रह, जैसे त्रिकोण,
तीन कोणों का समाहार, चौराहा चार राहों का समाहार, त्रिफला तीन फलों का समाहार, चौमासा चार मासों का समूह, सप्ताह सप्त दिनों का समूह। तो बच्चों इस यहाँ पर मतलब जब हम विग्रह कर रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि जैसे कि हमें किसका ज्ञान हो रहा है, समूह का पता चल रहा है। ठीक है, अब जैसे कि त्रि चौ स, ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला शब्द क्या है, संख्यावाचक है। ठीक है, जैसे कि इसी से ही संख्यावाचक बना, जैसे कि त्रि से तीन कोणों का समाहार, चौराहा चार राहों का समाहार, त्रिफला तीन फलों का समाहार, चौमासा चार मासों का समूह, सप्ताह सब दिनों का समूह, जिसे कि विग्रह करने पर हमें समूह का ज्ञान होता है, वो है द्विगु समास। द्विगु समास में तीन चार सप्त, ये सभी क्या है, जो पहला शब्द है ये संख्या में आए हैं। अब हम समास के पांचवें भेद द्वंद्व समास की चर्चा करेंगे। द्वंद्व समास में, इस समास में ऐसे शब्द सम्मिलित है जिसमें दोनों शब्द पूर्व और उत्तर पद का बराबर, दोनों का बराबर महत्व होता है, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे इसमें शब्द आते हैं जैसे रात दिन, राजा रानी, दाल रोटी, माता पिता आदि। या फिर दूसरी परिभाषा ले ले इसकी, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह अलग अलग करने पर दोनों पदों के बीच और तथा अथवा या आदि योजक शब्द लगे, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, सुख दुख, सुख और दुख, अपना पराया, अपना और पराया, दूध दही, दूध और दही, लेन देन, लेन और देन, गंगा यमुना, गंगा और यमुना, हानि लाभ, हानि और लाभ, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो द्वंद्व समास की जो पहचान होती है, एक तो क्या होता है, ये एक दूसरे के विपरीत उल्टा होता है। जैसे कि सुख का बन जाता है दुख, तो ऐसे शब्द ज़्यादातर आते हैं, और साथ में इसमें और का प्रयोग होता है। बच्चों, इस समास की पहचान अत्यंत सरल है। इस समास में सम्मिलित शब्दों में क्या लगा होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, तो आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये द्वंद्व समास है। समास का लास्ट छठा भेद है बहुब्रीहि समास। आइए इसकी चर्चा करें। ऐसे शब्दों का मेल जिनमें दोनों पद प्रधान ना हो, अर्थात जिसमें प्रयुक्त शब्द स्वयं प्रधान ना रहकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करे, या दोनों शब्द मिलकर एक विशेष संज्ञा का अर्थ दें, तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कि ये बहुब्रीहि जो समास है, ठीक है, तो जिस समास का कोई भी जो पद होता है उसमें प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य शब्द के विशेषण होते हैं, मतलब इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाती है, वो क्या है, बहुब्रीहि समास है। बच्चों, यहाँ पर उदाहरण दिया है दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं कि पूर्व पद एवं उत्तर पद 10 एवं आनंद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, ठीक है, और ये दोनों पद मिलने के बाद किसी जो तीसरा, मतलब किसी तीसरे व्यक्ति की ओर, जैसे जो तीसरा व्यक्ति कौन है, दशानन, तो उसकी ओर संकेत कर रहे हैं, जो कि रावण का एक नाम है, तो उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है बहुब्रीहि समास। वैसा ही अगला उदाहरण है गजानन, गज से आनन वाला। तो गज से आनन वाला कौन है, गणपति जी है, ये तो सभी को पता है। तो दिए गए उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जो पूर्व पद एवं उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, और ये दोनों पद मिलने के बाद किसी जो दूसरा व्यक्ति है उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर जो गजानन, गज के समान आनन, ठीक है, तो गजानन में कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि ये किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। तो किसकी ओर कर रहा है ये संकेत, गणपति जी की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है, गणेश। तो ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। अगला उदाहरण है त्रिलोचन, 3 आंखों वाला भगवान शिव। तो त्रिलोचन में जो पहला पद और दूसरा पद है वो कोई भी प्रधान नहीं है, ठीक है, तो ये किसकी ओर संकेत कर रहे हैं, किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, जैसे कि भगवान शिव की ओर संकेत कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि पूर्व पद एवं उत्तर पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, और ये दोनों पद मिलने के बाद किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, भगवान शिव की ओर संकेत कर रहे हैं, ये भी बहुब्रीहि समास है। वैसे ही यहाँ पर और एग्जाम्पल दिए गए हैं बहुब्रीहि समास के, जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, तो ये कौन है, गणपति। अगला है
चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, तो वो कौन है? ब्रह्मा जी। ये तो सभी को पता है। अब देखो ना, चतुर्मुख तो पहला पद, पूर्व पद और उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं है। लंबोदर में लंबा है उधर। अब देखो ये दोनों कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, गणपति की ओर। वैसे ही अगला है निशाचर। निशा अर्थात रात में विचरण करने वाला राक्षस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिए उदाहरण में कि पूर्व पद निशा एवं उत्तर पद चर में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, और ये दोनों पद मिलने के बाद राक्षस की ओर संकेत कर रहे हैं। तो ये सभी बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। बच्चों, आज हमने पढ़ा समास किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों को परस्पर मिलाकर एक नया एवं सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है, और इसके 6 भेद होते हैं। तो बच्चों, समास का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया है। आशा है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। धन्यवाद।